गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ाने जा रहा हूं। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण कौन क्या चीज है? गुण जिसके कारण उसमें किसका क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या है? अगर कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या खींचती है, वो क्या है? आकर्षण। अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ खींचे नहीं बल्कि अपने से दूर फेंके, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम कि बचपन में हम क्या करते थे, पेन को बाल पर रख करते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को छुपाते थे। देखते थे वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े पेन से चिपक जाते थे। क्यों चिपके? उसमें गुण आ गया कि कौन सा गुण आ गया? आवेश का गुण आ गया। क्या आ गया? आवेश का गुण आ गया। और आवेश में आकर्षण का गुण आया जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए। आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आवेश? दो प्रकार का। नंबर एक धन आवेश, नंबर दो ऋण आवेश। आवेश के प्रकार कितने हुए? दो, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या है? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। क्या हो? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो उस पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, क्या हो? अधिकता हो तो क्या होगा? ऋण आवेश। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो ऋण आवेश और अधिकता हो तो धन आवेश होता है। यहां तक बात समझ में आई। अब आवेश को हम किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं? आवेश आएगा कैसे? आवेश को उत्पन्न करने के लिए या आवेशन की तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। नंबर एक घर्षण विधि। नंबर एक घर्षण विधि। नंबर दो चालन विधि। और नंबर तीन प्रेरण विधि। घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। घर्षण विधि में क्या होता है दोस्तों? घर्षण विधि में किन्हीं दो पदार्थों को माना एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। दोनों को हमने घिसा एक दूसरे के ऊपर। इस प्रकार घिसते हैं तो हम क्या देखते हैं? घिसते हैं हम तो क्या देखते हैं कि दोनों ए और बी दोनों कैसे हो जाती हैं? आवेशित। क्या हो जाती हैं? आवेशित। कैसे हुए? जब ए को बी पर घिसते हैं तो ए के इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंच जाएंगे या बी के इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच जाएंगे। ए के इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंच जाएंगे या बी के इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच जाएंगे। यदि ए के इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंचते हैं तो ए पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? कमी। और बी पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? धन आवेश। इसका क्या हो गया?
धनावेश और इसका क्या हुआ ऋणावेश। यहां तक बात समझ में आई। जब किसी दो पदार्थों को आपस में घिसते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाता है उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण उस पर धनावेश आता है, और जिस पदार्थ पर जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इस कारण उस पर ऋणावेश आता है। हाँ तो दोस्तों, चालन विधि में क्या होता है, इस विधि में किसी आवेश रहित, ऐसा आवेश रहित, इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, किसी अनावेशित वस्तु से, किसी अनावेशित वस्तु, अनावेशित या आवेश रहित, इसका आवेश नहीं है, किसी आवेशित वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को मान लो इस पे आवेश है प्लस, कैसी वस्तु है ये आवेशित, आवेशित वस्तु को स्पर्श कराएं, किसी अनावेशित वस्तु से आवेशित वस्तु को स्पर्श कराएं तो अनावेशित वस्तु भी, कैसी वस्तु है ये अनावेशित, अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यही हमारी चालन विधि है। चालन विधि में क्या है दोस्तों, जब किसी आवेश रहित वस्तु को या अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराएं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। और कैसे आवेश आएगा उस पर, अगर हम धनावेशित से आवेशित करा रहे हैं तो इस पर भी धनावेश आएगा, कैसे आएगा धनावेश। अगर इसे हम ऋणावेश से करा देते तो इस पर भी ऋणावेश आता। आइए बात समझ में, जिस प्रकार के आवेश से हम इनमें से स्पर्श कराएंगे उसी प्रकार का आवेश हमारा अनावेशित वस्तु पर आ जाता है। अब हम तीसरी विधि पढ़ते हैं, प्रेरण विधि। कौन सी विधि, प्रेरण विधि। देखिए दोस्तों, प्रेरण विधि में क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु, कैसी है जी अनावेशित, अनावेशित है, इसका मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन कैसी स्थिति में इक्वल, किसी स्थिति में इक्वल, जितने इस पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है इसके प्रोटॉन के, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश है, मतलब अनावेशित वस्तु है। इसके पास में अगर मैं कोई आवेशित वस्तु रख दूं, और कैसी आवेशित वस्तु रखूं, उच्च आवेशित, कैसी उच्च आवेशित, सपोज मैंने इस पर बहुत ज्यादा आवेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु रख दी, इसके समीप एक बहुत ज्यादा उच्च आवेशित वस्तु रख दी, अब क्या होगा, इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, तो धन आवेशित, तो क्या होगा, ये धन आवेशित वस्तु इस पर उपस्थित धन और ऋण दोनों आवेशों पर प्रभाव क्या लेगा, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण इधर की तरफ ऋण आवेश आ जाएगा और इधर की तरफ धन आवेश आ जाएगा। आवेशों के पुनर्वितरण के कारण इस सतह पर ऋण आवेश आ जाएगा और इस सतह पर धन आवेश आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन अभी इक्वल है, माइनस बराबर है धन के, ना तो इसने लिया ना इसने दिया, सिर्फ क्या हुआ ऋण आवेश इधर आ गए। अब अगर मैं इसे पृथ्वी से जोड़ दूं, अब अगर मैं इसे पृथ्वी से जोड़ दूं तो क्या होगा, धनावेश है, पृथ्वी से ऋण आवेश दे, पृथ्वी से ऋण आवेश दे, पृथ्वी से ऋण आवेश देगी तो ऋण और धन, धनावेश और ऋण आवेश क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस पर एक ही आवेश आ जाएगा, कौन सा, ऋण आवेश, और ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश, और ये ऋण आवेशित हो जाएगा।
मातृका। ये क्या है? मेरी पृथ्वी माता। यहां तक बात समझ में आई। प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे करते हैं? किसी अनावेशित वस्तु के निकट आवेशित वस्तु को रखने पर आवेशों के पुनर्वितरण के कारण अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। ये कौन सी प्रक्रिया कहलाई? स्थिर विद्युत प्रेरण। लेकिन आवेश कैसे उत्पन्न हुआ हमारा? इस प्रकार। ये कंप्लीट विधि हमारी आवेश उत्पन्न करने की। चलो एक और तरीके से समझते हैं। ये मेरा अनावेशित है, ठीक है। जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है। जितना प्लस उतना माइनस। इसके पास मैंने उच्च ऋण आवेश की कोई वस्तु रख दी। इन दोनों के बीच में आकर्षण का गुण होगा। तो क्या होगा? इधर की तरफ देखो, ऋण के कारण इधर क्या हो जाएगा? प्लस। और कौन से गुण के कारण इधर प्लस आया? इधर की तरफ प्लस आया? स्थिर वैद्युत प्रेरण। किसके कारण आया? स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण इस पर धनावेश आ गया है और इधर कैसा रह गया? माइनस का। किसके कारण आया? इधर धन का और इधर धन का क्यों आया? स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण। जैसे कि पहले ही बताया। क्या ये वस्तु आवेशित हुई? नहीं हुई। सिर्फ अभी मैंने ये प्रक्रिया बताई है कि क्या हुई? स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब अगर मैं इसे पृथ्वी से टच करा दूं, ये क्या है? पृथ्वी, ठीक है। तो क्या होगा? ये ऋण आवेश को पृथ्वी को दे देगी। ये अनावेशित वस्तु ऋण आवेश को पृथ्वी को दे देगी। अब इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। इस प्रकार हम प्रेरण विधि से भी आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रेरण विधि से भी आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। यहां से हम अगला टॉपिक लेंगे आवेशों के गुण। यहां से अगला टॉपिक क्या लेंगे हम? आवेशों के गुण। देखो बच्चों, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करें। मैं अगली वीडियो आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर उनको दूर करने के लिए अवश्य लेके आऊंगा। अब पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के पहला गुण क्या है? कि इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। इसमें क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। किसके बीच आकर्षण होता है, किसके बीच प्रतिकर्षण होता है? अगर मेरे आवेश कैसे हैं? सजातीय। और अगर मेरे आवेश हैं विजातीय। अगर विजातीय आवेश होंगे, कैसे होंगे? विजातीय, तो क्या होगा? आकर्षण। अगर विजातीय आवेश है तो क्या होगा? आकर्षण। और अगर सजातीय आवेश है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब क्या नई चीज आ गई? सजातीय विजातीय। सजातीय मतलब एक ही जाति है। अगर ये धन है तो दूसरा भी धन हो, या फिर ये ऋण है तो दूसरा भी ऋण हो। ये है सजातीय, एक ही जाति है। अगर विजातीय हो, एक धन है तो एक ऋण, या फिर एक ऋण है तो दूसरा ऋण। अगर अलग अलग प्रकार के आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश हो, तो उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। और एक धन और एक दूसरा भी धन हो तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम आपको दूसरा नियम
आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। क्या? नंबर 1। नंबर 2, आवेश संरक्षण का, ये आवेश का गुण ही है। दूसरा गुण क्या? आवेश का संरक्षण। इसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। घर्षण में भी देखा था, ए से बी पे गई, इस शेष पे गई। चालन में देखा, इस शेष पे गई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं आवेश हमेशा स्थिर, आवेश को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। यही क्या कहलाता है बच्चों? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और तीसरी चीज है हमारी वैद्युत आवेशों की योजना। क्या चीज है? वैद्युत आवेशों की योजना। लिख देते हैं, वैद्युत आवेशों की नंबर 3, वैद्युत आवेशों की योजना। किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई एक सिस्टम है, इसका एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है। इस पर कुछ आवेश होगा, इस पर कुछ आवेश होगा, इस पर कुछ आवेश, इस पर कुछ आवेश। इसका कुल पूरे सिस्टम पर कुल कितना आवेश है? इस पूरे सिस्टम पर कुल कितना आवेश है, ये ज्ञात करने के लिए हम सब आवेशों को जोड़ेंगे। तो सिर्फ इसमें यही क्या गया, किसी निकाय पर, किसी सिस्टम पर, किसी सिस्टम पर, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित अवयवों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैसे योग के बराबर होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां तक बात समझ में आई। अगला नियम है वेग का प्रभाव। वेग का प्रभाव, तो बच्चों वेग का प्रभाव क्या पड़ता है? अगर मेरी कोई ये वस्तु है, आवेशित है, ये स्थिर अवस्था में वस्तु है तो भी उतना ही आवेश है। अगर इसे मैं फेंक दूं, किसी वेग से इसे कहीं और पहुंचा दूं, तो भी इस वस्तु पर उतना ही आवेश होगा। मतलब कि किसी आवेशित वस्तु पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? किसी भी आवेशित वस्तु पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपना 5वां टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। क्या टॉपिक है? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो देखो बच्चों, क्या है आवेश का क्वांटीकरण? आवेश का क्वांटीकरण है, इसमें बताता है किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश क्या है? E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मतलब किसी भी आवेश, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश Q उस पर उपस्थित मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि Q बराबर N, आवेश धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। इसे लिखेंगे प्लस माइनस N। इसे कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस N E। इसी को ही हम आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते
है। ये क्या है? मूलावेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। चलो आवेश की मात्रक पढ़ते हैं। आवेश के मात्रक 10वीं क्लास में पढ़ा था विद्युत यूनिट में कि Q बराबर आई पी पढ़े थे। आई क्या है? विद्युत धारा। मात्रा क्या है? एम्पियर सेकेंड। मतलब कि Q का एक मात्रा क्या हुआ? एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलाम। एम्पियर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम? कूलाम। दो मात्रक हुए। ये दोनों मात्रक कौन सी पद्धति के हैं? एम्पियर की या फिर एसआई पद्धति। इसका एक और मात्रक है, जैसे हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। या फिर ESU स्थिर कूलाम भी बोलते हैं। स्थिर कूलाम या फिर इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट या फिर ESU। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट या फिर ESU। ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। फ्रैंकलिन या फिर स्थिर कूलाम या फिर ESU। ये तीनों मात्रक मेरे कौन सी पद्धति के हैं? सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति के? सीजीएस। अभी और मात्रक हैं इसके, लेकिन पद्धति का कौन सा है? सीजीएस। एक फैराडे बराबर क्या होगा? एक स्थिर कूलाम बराबर क्या होगा? देखो, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम और एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम। स्थिर कूलाम। इन चीजों को याद रखना है। पेपर में ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम? फैराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो क्या बोलेंगे? स्थिर कूलाम। पूछेगा एक कूलाम कितने स्थिर कूलाम के बराबर होता है, बोलेंगे 3 × 10⁹। और पूछेगा एक फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है, तो बोलेंगे 96,500। 96,500। आवेश के बारे में कुछ चीज बता रहे। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। यहां तक बात समझ में आई? इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं आवेश को, ये तो समझ ही गए होंगे। चलो अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि अभी हमने सूत्र पढ़ा Q बराबर NE। इस पर एक सवाल कर लिया जाए। सूत्र क्या है? Q बराबर NE। सवाल इस प्रकार है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताओ। देखो, कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1500। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 1500। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1500। पूछ क्या रहा है? आवेश की मात्रा Q। सूत्र पता है Q बराबर NE। लगा देंगे।
1500 गुणा ई बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19। करो 2 जीरो 16 पंजे 80 हासिल लगा 8 16 एकम 16 और 8 24 एक के बाद पॉइंट है एक के बाद आप पॉइंट लगा दे गुणा 10 की पावर माइनस के 19। इसे लिख सकता हूं मैं 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 कूलम। क्या लिख सकता हूं इसे 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलम। एक और चीज पूछिए इसकी प्रकृति बताओ, क्या बताओ इसकी प्रकृति। अब देखो प्रकृति क्या है, धनावेश है या ऋणावेश है ये बताना है। इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, कमी कब होती है तो धनावेश है, तो प्रकृति क्या हुई धनावेश, प्रकृति क्या हुई धनावेश। चलो एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल लेते हैं कि 3.2 कूलम आवेश, क्वेश्चन है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होगा। Q 3.2 E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन पूछा है Q बराबर एन ई, एन बराबर Q अपॉन ई, तो एन बराबर 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 16 32। एन बराबर 2 गुणा 10 की पावर 19। कितने आवेशों द्वारा उत्पन्न होगा, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होगा 2 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार और भी न्यूमेरिकल है, आप अपनी किताब से लगाइए, नहीं होता है तो पूछ सकते हैं।